वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। बिहार अध्यापक परीक्षा जो बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही है, इसमें जो सवाल आपके बनेंगे आरटीई 2009 से सवाल आपका बनेगा। कितना सवाल बनेगा? अधिक से अधिक 3-4 सवाल आपके बन सकते हैं इससे, या कम से कम तो आपका 2 सवाल इससे बनेगा ही बनेगा। आप यदि अगर इससे पहले हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई है उस प्रश्न को आप देखे होंगे तो उसमें भी ये सवाल आया है। कहाँ पर यह सवाल आया है आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए न विलंब करते हुए शुरू करते हैं आरटीई 2009। आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, एकदम बिल्कुल गारंटी है कि इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? कह रहा है कि इसका जवाब क्या होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो यह पूरे देश में 2010 को अप्रैल माह में लागू हुआ है। तो अप्रैल माह के किस तारीख को? तो 1 अप्रैल को 2010 में लागू हुआ है। यह 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रही है सरकार। और यह अधिनियम कब बना? तो अधिनियम क्या है? तो अधिनियम 2009 है। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान कब लागू किया गया? तो वही है इसका सवाल। इस सवाल का जवाब भी वही होगा, 2010 से। देखिए अधिनियम कौन सा है? ये अधिनियम 2009 है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 66वां संविधान संशोधन 2002, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2009 आरटीई अधिनियम 2009 बना? तो 66वां संविधान संशोधन 2002। किस धारा को इसमें जोड़ा गया? तो 21 क। आगे देखिए, और इसे 21 को इसलिए जोड़ा गया है कि 21 संविधान की धारा 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जब तक व्यक्ति शिक्षा को जीवन जी नहीं सकता है, यानी जीने की जो तरीका है, तौर तरीका है, उसे वह सीख नहीं पाता है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो आरटीई 2009 में 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 खंड हैं। और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। करा 2009 का जो आरटीई एक्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब इसे भी नोट रखेंगे। 86वां संविधान, इसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं। संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ 2002 में, यहाँ तिथि दिया गया है 12 दिसंबर को। आगे बढ़िए, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया आरटीई 2009 में। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं। इसी धाराओं से सवाल, हेडमास्टर वाली जो परीक्षा हुई थी, इसी धाराओं से सवाल पूछे गए थे। आगे हम देखेंगे किस धाराओं से पूछे गए हैं। आप अगर देख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आगे देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएँ हैं। और अनुसूची 1 है इसमें। आइए आगे, आरटीई का भाग 3, आरटीई का भाग 3 में वर्णन किया गया है। यानी कि मौलिक संविधान के जो भाग है, 22 भाग जो संविधान में है, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसलिए आरटीई जो है, आरटीई एक्ट जो है, यह मौलिक अधिकार इसको मान लिया गया है, इसलिए इसको भी भाग 3 में ही जोड़ा गया है। यह लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। और देश में लागू हुआ कब? 2010 को, 1 अप्रैल को। अब तक भारत 135वां देश है जो आरटीई लागू हुआ है। इससे पहले 134 देश था जहां पर आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका था। 135वां देश भारत
है जहां पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। आइए अब विशेष बिंदु देखेंगे हम लोग। छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि आरटी एक्ट के तहत छात्र का और शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा। तो कह रहा है छात्र अगर 30 है तो शिक्षक 1 रहेगा। किस स्कूल में, तो 1 to 5 वाले स्कूल में, यानी प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं उसमें 30:1 का अनुपात रहेगा। अगर 6 to 8 यानी प्रारंभिक लेवल का स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो उसमें 35:1 का अनुपात रहेगा, 35 छात्र पर 1 शिक्षक। 200 से अधिक होने पर, क्या 200 से अधिक होने पर, 200 से अधिक होने, यानी जब विद्यार्थी 200 से अधिक हो जाएगा तो 40:1 का अनुपात होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी भी सूरत में 40:1 का जो अनुपात है इस अनुपात से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि अधिकतम 40:1 का अनुपात होगा। आइए आगे देखते हैं। 250 छात्र में 5 टीचर होगा और 1 हेड टीचर होगा, यानी जब छात्र 250 होगा तो 5 टीचर भी होगा और उसके साथ साथ 1 हेड टीचर की भी बहाली वहाँ पर होगी। नीचे देखिए, सप्ताह की न्यूनतम घंटे 45 होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी भी विद्यालय में जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हैं 45 होंगे न्यूनतम, अधिकतम जितना भी हो लेकिन न्यूनतम 45 घंटे होंगे। आगे देखिए अगला बिंदु, शैक्षिक घंटे 4। अभी आप देखिए 45 घंटे सप्ताह में थे, लेकिन प्रतिदिन का जो शैक्षिक घंटा है, शैक्षिक घंटा का मतलब हुआ शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्य भी विद्यालय में जो होता है, जैसे खेल कूद गैर शैक्षिक कार्य में आएगा, जैसे प्रार्थना होता है, प्रेयर टाइम जो होता है वह गैर शैक्षिक कार्य में आएगा। किंतु शैक्षिक घंटे प्रतिदिन 4 घंटे की होगी और ये 4 घंटे किस विद्यालय में, 1 से 5 में, यानी 1 to 5 में 4 घंटे का होगा और 1 साल में 800 घंटे होगा। 1 साल में प्रति ईयर 800 घंटे और 200 दिन विद्यालय खुलेगा। इसको दोबारा समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो आपको। शैक्षिक घंटे 4 प्रतिदिन और गैर शैक्षिक घंटे इसमें हटा करके हुआ है, यानी गैर शैक्षिक घंटे को इसमें नहीं जुड़ा गया है। शैक्षिक घंटे 4 हो गया, 800 घंटे की पढ़ाई होगी 1 to 5 वाले विद्यालय में प्रति ईयर 1 साल में और 200 दिन होना चाहिए। आगे देखिए, ये 4.5 घंटा शैक्षिक घंटे 4.5 घंटा है प्रतिदिन किस विद्यालय में, तो 6 to 8 वाले विद्यालय में और 1000 घंटे प्रति वर्ष और 220 दिन होना चाहिए। अगर दिन की बात करें कि सवाल ऐसा आ सकता है कि 1 to 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चों के लिए जो विद्यालय है खुला हुआ होना चाहिए, तो 200 दिन। 1 साल में कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, तो 800 घंटे। 1 दिन में कितने घंटे की शैक्षिक घंटे की, तो 4 घंटे। और 6 to 8 वाले विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं शैक्षिक घंटे प्रतिदिन कितना होना चाहिए, तो 4.5 यानी 4.5 घंटे प्रतिदिन। और 1 साल में कितने घंटे, तो 1000 घंटे। और 1 साल में कितने दिन होने चाहिए, तो 220 दिन होने चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बिंदु, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। क्लास 8 तक बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता। जो बच्चा एडमिशन हो गया पहली क्लास में, वो पढ़ते पढ़ते 2, 3, 4 एवं प्रकार से जब वो 8 क्लास तक पहुंचेगा तो 8 क्लास में टीसी लेकर के ही वो स्कूल से बाहर निकलेगा। इस बीच में बच्चा कहीं किसी भी प्रकार की अगर गलती करता है तो बच्चों को आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं। पहले जो बच्चे को गलती पर डांटा जाता था उसे विद्यालय से निकाल दिया जाता था 2009 के पहले, यानी आरटीई एक्ट 2009 जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, उससे पहले ऐसा नियम था। लेकिन जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को, तो आपके विद्यालय में जब बच्चा 1 क्लास में पहली क्लास में जब एडमिशन लेंगे तो 8वीं क्लास में वो बाहर निकलेगा। इस बीच में आप उसे निष्कासित नहीं कर सकते हैं। आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए। अगला बिंदु, 1 किलोमीटर रेडियस में प्राइमरी स्कूल, यानी अगर एक विद्यालय यहाँ है तो इस 1 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा विद्यालय होगा। इसलिए आप देखे होंगे प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोला गया है बिहार सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा।
पूरे भारत में। दूसरा है 3 किलोमीटर के रेडियस में अपर प्राइमरी स्कूल, यानी कि मिडिल स्कूल होगा 3 किलोमीटर के रेडियस में। एक मिडिल स्कूल यहाँ है तो 3 किलोमीटर के बीच में एक दूसरा मिडिल स्कूल होगा। बच्चों की स्क्रीनिंग, अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25,000 का जुर्माना होगा। अगर बच्चों को टेस्ट ली जाती है एडमिशन कराने के लिए या फिर अभिभावकों से किसी प्रकार का पूछताछ होता है तो 25,000 का जुर्माना होगा। अगर वह ऐसा करता है तो जुर्माना उसका 25,000 का होगा। पुनः जब इस कार्य को वह दोहराता है फिर बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जाती है उनके विद्यालय के द्वारा या विद्यालय कमेटी के द्वारा, और फिर अभिभावकों को किसी प्रकार का पूछताछ या परीक्षा होती है तो उसको, अगर यह जुर्म को दोहराता है तो उसको 50,000 का जुर्माना देना होगा। इसके 37 धाराओं में कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आप नीचे देखेंगे। टोटल 37 धाराएं हैं। 37 धाराओं में महत्वपूर्ण धाराएं नीचे है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण धाराओं से आपका सवाल परीक्षा में आने की बिल्कुल संभावना है। यहाँ से आप और ध्यान से देखेंगे। धारा 3 में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार है। बालक अपने नज़दीक के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक शिक्षा ग्रहण करने तक का अधिकार रखेगा। यानी कि 1 क्लास में एडमिशन लेगा बच्चा, 8 क्लास में टीसी प्राप्त करेगा। ऐसा वो बगल वाले विद्यालय में जाके करेगा। यह किस धारा के तहत? तो धारा 3 के तहत। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार एवं व्यय का संदाय करने का दायी नहीं होगा। यानी कि धारा 3 के तहत ही बच्चों से आप किसी प्रकार का फीस जमा विद्यालय में नहीं ले सकते हैं कि नहीं 26 जनवरी हम को झंडा फहराएंगे उसमें चंदा ले लेते हैं, या फिर सरस्वती पूजा करेंगे उसमें हम चंदा ले लेंगे। ऐसा करने आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आगे आइए धारा 4 देखिए क्या है। धारा 4 है प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। कह जिस बच्चों को प्रवेश कहीं नहीं मिला है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है जो बच्चे, उसके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था संविधान की धारा यानी कि आरटीई की धारा 4 के तहत की गई है। बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। 4 नंबर धारा जो है आरटीई की धारा 3, अगर बच्चा 6 साल का है तो उसका एडमिशन 1 क्लास में होगा। अगर बच्चा 8 साल का है तो आप देख लीजिए 6 साल में उसका एक क्लास में, 7 साल में दूसरा, 8 साल में तीसरा। अगर बच्चा 14 साल का है, बच्चा अभी तक किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं कर पाया लेकिन बच्चे की आयु 14 बरस है, तो आप एडमिशन कहाँ दिलाइएगा, किस क्लास में दिलाइएगा? तो इसका डायरेक्ट आपको दिलाना होगा 8वीं क्लास में। यानी कि उम्र सापेक्ष दक्षता, उम्र के हिसाब से बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराई जाएगी। यही चीज़ आरटीई की धारा 4 में लिखा है। क्या लिखा है इसको दोबारा फिर पढ़ लीजिए। उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा। आगे में देखिए आरटीई की धारा 5 में है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। बच्चा का मन में हो गया कि अब इस विद्यालय में हम नहीं पढ़ेंगे, दूसरे विद्यालय में पढ़ेंगे, तो उसको स्थानांतरण करने का अधिकार है। यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो टीसी मांगने पर तुरंत जारी की जाएगी। जैसे आपका विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है, 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी बच्चों की नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत टीसी काट करके देना होगा। बच्चे 6 क्लास में एडमिशन मिडिल स्कूल में कराएंगे, 6 क्लास, 7 क्लास और 8वीं क्लास तक की पढ़ाई वह आगे की विद्यालय में करेंगे। ये किस धारा के तहत है? तो धारा 5 के तहत है। आइए धारा 6 देखिए। आरटीई की धारा 6 में क्या है? यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यानी ये सरकार की धारा है। तो सरकार जो है आरटीई की धारा 6 के तहत आसपास में विद्यालय की व्यवस्था करेगा अगर विद्यालय नहीं है तो। 7 की धारा देखिए। धारा 7 है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना
केंद्र सरकार और राज्य सरकार में व्यय का हिस्सा तय करना। राज्य सरकार कितना खर्च करेंगे शिक्षा पर, केंद्र सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करेंगे, वो धारा 7 के तहत करेंगे। समुचित सरकार इसे लागू करने हेतु धन उपलब्ध कराएगा, और जो समुचित सरकार है उसके लिए जो धन की व्यवस्था है शिक्षा पर खर्च करने के लिए वह 7 के तहत उपलब्ध कराएगी समुचित सरकार। धारा 8 देखिए क्या कह रहा है। समुचित सरकार कर्तव्य प्रत्येक बालक 6 से 14 को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला हमेशा मचाते रहते हैं, पर शिक्षक अगर जो पहले नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था उसकी बहाली करा दी गई। धारा 8 के तहत उसे प्रशिक्षण दिलाया गया है। और आप यदि आप तो अभी प्रशिक्षण प्राप्त करके ही आप विद्यालय जाएंगे, आपकी बहाली होगी, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की अगर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो धारा 8 के तहत सरकार आपको प्रशिक्षण दिलाएगी। यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने पर पूरा करने का निवारण न हो। क्या किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने का निवारण होगा यहाँ पर, यानी कि किसी भी व्यवस्था से उसको प्राथमिक शिक्षा पूरा करना है। आगे बढ़िए, धारा 9 देख लीजिए। धारा 9 में हेड टीचर की बहाली है, यानी कि एक विद्यालय में एक हेड टीचर होगा, प्रधान शिक्षक होगा। प्रधान शिक्षक की बहाली संविधान की धारा 9 के तहत होगी। धारा 10 में देख लीजिए क्या है। धारा 10 में है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिम्मेदारी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के साथ साथ माता पिता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर किसी भी कारण विद्यालय में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और किसी समाज टोले मोहल्ले के बच्चा अनपढ़ अशिक्षित रह जाता है, इसके लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। पहला है उसके माता पिता, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है सरकार। तीनों जिम्मेदार हैं। इसके लिए दोषी होंगे तो तीनों होंगे। इसीलिए आपके टोले मोहल्ले में जो बच्चे होंगे उसका एडमिशन करवाना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप जब शिक्षक बन जाइएगा तो आप तो करवा ही दीजिएगा, खैर कोई बात नहीं है। आगे देखिए धारा 12। अब यहाँ देखिए धारा 12 के तहत क्या 25% बच्चों का निजी स्कूल में नामांकन का खर्च राज्य सरकार उठाएंगी। कोई निजी विद्यालय है, मान के चलिए 100 बच्चा का एडमिशन उस विद्यालय में होना है, तो इस 100 में से 25% यानी 25 बच्चों का एडमिशन यानी उस संबंधित राज्य सरकार कराएंगे और उसका खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएंगी। इस प्रत्येक बच्चों में कितना खर्च होगा उसका तय करेगा राज्य सरकार, और वह खर्चा प्राइवेट स्कूल को निजी स्कूल को सरकार देगी, बच्चा फ्री में पढ़ेंगे। ये भारत के सभी विद्यालयों में ऐसा है और ऐसा भी हो रहा है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर धारा। शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना। अगर बच्चों से आप शुल्क ले लेते हैं किसी भी प्रकार का, कि टीसी लेने में पैसा लेंगे या अन्य कोई कार्य करने में पैसा लेंगे, अगर आप बच्चा आपके ऊपर में कंप्लेन करता है तो आपको उसका 10 गुना रुपया जोड़ करके देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक बनने के बाद आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा करना ही नहीं है। धारा 14 बिना बर्थ सर्टिफिकेट का एडमिशन। कभी कभी हमने देखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के पास में अगर नहीं है तो शिक्षक एडमिशन करने में थोड़ी मोड़ी यानी थोड़ा मोड़ा कतराते हैं, ये सर्टिफिकेट लाइए, ये लाइए, वो लाइए। वहाँ पर हमें क्या करना है, एक घोषणा पत्र लेना है गार्जियन से। घोषणा पत्र किससे लेंगे? गार्जियन से लेंगे। घोषणा पत्र कि मेरे बच्चों की आयु इतना है, फलाने तारीख को उनका जन्म हुआ है, घोषणा ले लेंगे और उसका एडमिशन कर देंगे। ये किस धारा के तहत? धारा 14 के तहत। धारा 15 में देख लीजिए, प्रवेश एकेडमिक ईयर के दौरान होगा, यानी कि ये बच्चों का एडमिशन विद्यालय में कब होता है, सेशन कब समाप्त होता है? मार्च में समाप्त होता है और अप्रैल में 1 अप्रैल से सेशन चालू हो जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के यानी कि मार्च तक, अगला साल का मार्च तक, यानी मार्च से अप्रैल, यानी अप्रैल टू मार्च के बीच में आप कभी भी एडमिशन विद्यालय में जाकर के करा सकते हैं,
इसका यही मतलब हुआ एकेडमिक ईयर की धारा के तहत धारा 15 के तहत प्रवेश एकेडमिक ईयर के दौरान आप करा सकते हैं। आइए देखते धारा 16 क्या कह रहा है। धारा 16 फेल नहीं, 16 फेलो मतलब 16 के अंतर्गत आपको बच्चों को फेल नहीं करना है। बच्चा विद्यालय नहीं गए, उनको पकड़ के लाइए। बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाइए। बच्चा परीक्षा नहीं दिए परीक्षा के टाइम में, तो उसके लिए परीक्षा का आयोजन कीजिए दोबारा। आप किसी भी परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाना है, उसे पास भी कराना है, उसे किसी भी परिस्थिति में बच्चों को फेल नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि बच्चा परीक्षा नहीं दिया पास करा दिया, ऐसा भी नहीं करना। बच्चों के लिए परीक्षा का आयोजन करना है, तब बच्चों को पास करवाना है। धारा 17 देखिए। धारा 17 माने खतरा, 17 खतरा है। खतरा क्या है? बच्चों को ना आप दंड दे सकते हैं और ना ही प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप समझ सकते हैं आप क्या होगा आपके ऊपर में, आगे हम बताएंगे नहीं। चलिए आगे। धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। ऐसा करने पर 1 लाख जुर्माना अदा करना होगा। आजकल बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, आप देख रहे होंगे। तो बिना मान्यता प्राप्त किए हुए भी टोले मोहल्लों में बहुत सारा स्कूल खुल गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, आप पढ़ाना टीचर ही बनना चाहते हैं, या प्राइवेट हो या सरकारी, तो आप क्या कीजिएगा, एक मान्यता ले लीजिएगा। इसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप मिलेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि इसका प्रावधान क्या है, कैसे मान्यता प्राप्त होता है, सब कुछ बताएंगे और आपको मान्यता प्राप्त विद्यालय यानी आपका विद्यालय का मान्यता प्राप्त हो जाएगा और आप उस विद्यालय को खोल करके आप पढ़ाइएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, बिना मान्यता प्राप्त किए हुए विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ऐसा करने पर आपको 1 लाख का जुर्माना देना होगा। फिर आप सोचिएगा कि मुझे वीडियो में नहीं बताई। चलिए आगे आइए। धारा 19 देखिए क्या कर रहा है। विद्यालय के मान एवं मानक विद्यालय प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि पूरा किया जाए जिसमें सरकार असफल हो रहे हैं। मान एवं मानक का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब हुआ कि विद्यालय का जो मानक है, विद्यालय में रूम की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, खेल की मैदान की व्यवस्था हो, शिक्षक की व्यवस्था हो, जो है नहीं। और शिक्षक के लिए किस प्रकार के शिक्षक आप सोच सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से। और शिक्षक इस प्रकार का हो जो नियोजित नहीं हो, उसका एक वेतनमान वाले शिक्षक हो, राजकर्मी वाला, ऐसे विद्यालय मानक के अंतर्गत वो भी आता है। और यह कब तक पूरी करना? 3 वर्ष तक पूरी कर लेना है। और लागू कब हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2010 में। अभी कितना 23 में हम लोग चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं अभी तक मानक पूरा नहीं हुआ है। अब खैर धीरे धीरे होगा। चलिए आगे बढ़िए। धारा 21 एसएमसी पीटीसी का गठन। एसएमसी माने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है, पीटीसी हो गया पेरेंट टीचर्स कमेटी होता है, जो भी समझ लीजिए आप। एसएमसी हो गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पीटीसी हो गया पेरेंट टीचर कमेटी। पेरेंट्स टीचर कमेटी या एसएमसी का गठन संविधान की धारा 21 के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा आप, गठन किया जाएगा। और इसके 16 सदस्य, इस समिति में कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य माता या संरक्षक होंगे। यानी कि 16 सदस्य हो चाहे फिर 75% हो, जितना भी उसमें होगा उसका उस सदस्य का 75% उस विद्यालय का माता होना चाहिए, बच्चों की माता होना चाहिए। आगे देखिए क्या करा धारा 23 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं कल के भरोसे में। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी है आप देख रहे हैं, क्या क्या जरूरी है। शिक्षक के लिए प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक 2 प्रकार की डिग्री जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है, आपको टीटी, एसटीटी, बीटीटी या सीटीटी परीक्षा पास करना होगा। उसके साथ फिर आप बीपीएससी की परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद आप टीचर बनेंगे। यही हुआ शिक्षक की योग्यता। आगे आइए धारा 24 देख लीजिए। हम वीडियो में चर्चा किए थे, अभी जो हाल फिलहाल में हेड मास्टर की बहाली हुई थी, तो कौन सा सवाल पूछा गया था? तो यही सवाल पूछा गया था। आप देख लीजिएगा धारा 24। धारा 24 के तहत सवाल ये नहीं था कि किस धारा के तहत, सवाल था कि शिक्षकों का कर्तव्य, टाइम टेबल, पीटीसी करना, उसके बाद करिकुलम तैयार करना, शिक्षकों पर कार्यवाही भी इसी के अंतर्गत होगा।
कर्तव्य भी शिक्षकों का और शिक्षकों पर कार्रवाई भी, यानी आरटीई की धारा 24 के तहत है। ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए हम बोले थे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, देख लीजिएगा, राइट डाउन करिएगा। पीडीएफ की ज़रूरत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ आपको दे देंगे और आपको शिक्षक बना के छोड़ेंगे हम। धारा 25 में देखिए क्या कह रहा है, 7 शिक्षक अनुपात की व्यवस्था। हम पहले ही चर्चा किए थे 1:5 विद्यालय में कि 1:5 में 30:1, 30:1 और 6:1 में 35:1 और यदि बच्चा अधिक हो गया है तो 40:1। तो 40:1 यानी 40 छात्र एक शिक्षक से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि 50 छात्र एक शिक्षक, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी व्यवस्था किस तरह के तहत, धारा 25 के तहत। धारा 26 देख लीजिए क्या कर रहा है, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना। जो अभी पद रिक्त है, कितना पद रिक्त है, 2 लाख के आसपास पे जो पद रिक्त है, इस पद को भरना है। 10% से अधिक रिक्त को 3 वर्ष के अंदर भरना है। अगर 10% टोटल विद्यालय में जितना शिक्षक चाहिए, यानी बिहार में या भारत में जितने विद्यालय हैं, इस विद्यालय में जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, अगर 10% से अधिक शिक्षकों की बहाली करने के लिए अभी बाकी है विद्यालय में, तो 3 साल के अंदर भरना है। ऐसा वर्णन किया गया है आरटी की धारा 26 में। आगे देखिए धारा 27 देख लीजिए, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 3 कार्य को छोड़कर, यानी कि किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। कौन सब 3 कार्य को छोड़कर, एक जनगणना। अभी बिहार में एक जाति जनगणना चल रही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जाति जनगणना नहीं है, ये जाति गणना है। यह दो प्रकार का गणना अभी हो रहा है, एक है आर्थिक गणना और जाति गणना। तो ये शैक्षणिक गैर शैक्षणिक वर्ग के अंतर्गत आएगा, ये जनगणना के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए इस कार्य में भी शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों को इस कार्य में लगाया है। तो किस आधार पर लगाया है कि विद्यालय के बाद में जो टाइम आपके पास में बचेगा, उसके आधार पर आप उस टाइम में आप जाति गणना एवं आर्थिक गणना करेंगे। उसके साथ साथ इसके लिए आपको अलग से मानदेय का भी भुगतान किया जाएगा। दूसरा देख लीजिए चुनाव। आप जब शिक्षक बनिएगा तो आपसे जनगणना भी कराएंगे सरकार और चुनाव भी कराएंगे, समय समय चुनाव कराएंगे, जो काफ़ी हार्ड वर्क होता है। शिक्षकों को सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क चुनाव होता है। शिक्षकों के बिना चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन 2008 का 2017 का 2017 की बाढ़ बिहार में और 2008 का बाढ़ बिहार में याद है मुझे कि आपदा प्रबंधन हुआ वो, या किसी भी प्रकार का आपदा प्रबंधन। फिर इधर कोरोना काल देख लीजिए, काफ़ी शिक्षकों को लगाया गया था विद्यालय में। जैसे प्रवासी मजदूर बाहर से जो आए थे, जो मजदूर बाहर में थे, दिल्ली में थे, पंजाब में थे, हरियाणा में थे, वहाँ से जो आया था वह मजदूर, उसको विद्यालय में रखा गया था और उसके देखभाल करने के लिए, उसकी विधि व्यवस्था के लिए शिक्षकों को लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि धारा 27 में ऐसा कह दिया गया है कि आपदा के समय आपसे मदद ली जाएगी। चलिए आगे धारा 28 देख लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। हमको तो लग रहा है कि यही ना सवाल पूछ दे। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है, प्राइवेट ट्यूशन आप नहीं पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट ट्यूशन तो ट्यूशन, आप किसी भी प्रकार का शिक्षण के अलावा कोई कार्य गैर कार्य आप नहीं कर सकते हैं, यानी आरटीई की धारा 28 में है। धारा 29 देख लीजिए, धारा 29 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन किस प्रकार का? सतत। सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन और व्यापक का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन। लेकिन आजकल हम देखते हैं शिक्षक और जो प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी और सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी बच्चों से किस प्रकार का मूल्यांकन कराते हैं। एक चैप्टर पढ़ाए, उस चैप्टर में जो अंत में जो अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्न को कराए, बच्चे सारा जवाब दिया, बच्चों का 100 में 100, 100 में 90, 100 में 80% मार्क्स आया, बच्चे खुश, शिक्षक खुश, गार्जियन खुश। लेकिन वह बच्चा का मूल्यांकन सामाजिक क्षेत्र में नहीं हुआ कि समाज में उसकी अच्छी भूमिका है कि नहीं है। बच्चों का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं किया, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, कैसे स्वस्थ रहा जाए,
बॉडी फिटनेस कैसे होगा इसके बारे में भी मूल्यांकन बता करके उसका मूल्यांकन करना है। यानी कि सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन करना है। इसी मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन, और ये मूल्यांकन लगातार होगा, बार बार होगा, इस प्रकार मूल्यांकन कराना। पहले क्या होती थी, एक बार हुआ वार्षिक परीक्षा, एक बार हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा, बस पास। अभी देख लीजिए सप्ताह सप्ताह पे मूल्यांकन होता है। आगे देखिए, और आपको सप्ताह सप्ताह मूल्यांकन करना, ध्यान रखिएगा आप। धारा 30 देख लीजिए। धारा 30 में प्रमाण पत्र देना। बच्चों को जो हम प्रमाण, जैसे बच्चा 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में जाएगा तो उसको प्रमाण पत्र देंगे हम। 8वीं क्लास पास होकर के बच्चा माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल जाएंगे, 9वीं क्लास 10वीं क्लास पढ़ने के लिए, उन वहाँ जाने के लिए जो वहाँ जो उसको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वो प्रमाण पत्र मेरे स्कूल के यानी 6 to 8 के विद्यालय के जो प्रधान हैं वो प्रधान बच्चों को प्रमाण पत्र देंगे। उसके बाद देखिए, पूरे वीडियो में हम चर्चा किए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा ग्रहण कराना है। लेकिन नीचे देखिए 2 लाइन में क्या लिखा हुआ है, नया कमेटी संशोधन 2019 में एक संशोधन किया RTE एक्ट में। क्या किया संशोधन, कि दिव्यांग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 18 कर दिया जाए, और 6 से 18 कर दिया। जो बच्चे विकलांग है वह 6 साल से 18 साल तक की उम्र तक वह निःशुल्क पढ़ेगा, फ्री पढ़ेगा विद्यालय में। तो ये था छोटा सा वीडियो, लेकिन था महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग तो देखे हैं लेकिन कमेंट नहीं किए हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।